द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें मानव भूगोल और मानव भूगोल के विकास की परंपरा में हमने अब तक के वीडियोस में जर्मन स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में वर्णन सुना। आज मानव भूगोल के विकास में फ्रांसीसी विचारधारा और फ्रांसीसी विद्वानों के योगदान पर चर्चा करेंगे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में मानव भूगोल का अध्ययन फ्रांस में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। फ्रांस के विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रून्स, डिमांजिया आदि विद्वान फ्रांसीसी विचारधारा से संबंधित है। फ्रांसीसी विचारकों ने वातावरण और मनुष्य के पारस्परिक संबंधों में मनुष्य को शक्तिशाली बताया और कहा कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, रुचियों और शक्तियों के बल पर वातावरण के विभिन्न कारकों को अपने आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेता है। इस विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना जाता है। फ्रांस के प्रमुख संभववादी विचारक और उनका मानव भूगोल में योगदान का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। पहले विद्वान हैं वाइडल डी ला ब्लास। 1845 में इनका जन्म हुआ और 1918 तक ये इनका कार्यकाल है। पाल विडाल डी ला ब्लास को मानव भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। इन्होंने 1865 में पेरिस शिक्षण संस्थान से इतिहास और भूगोल दोनों विषयों में बीए की डिग्री प्राप्त की। वे कुछ समय तक एथेंस के फ्रांसीसी स्कूल के अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे। 1872 में पुनः फ्रांस लौटकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और 1872 से 1877 तक नैन्सी विश्वविद्यालय फ्रांस में प्रोफेसर के पद पर आसीन हुए। 1877 से 1895 तक वह इकोले विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे और उसके बाद मृत्यु पर्यंत तक वह पेरिस के सोबॉर्न में विश्वविद्यालय में भूगोल विषय के प्रोफेसर के रूप में कार्य करते रहे। ब्लास के द्वारा लिखे गए ग्रंथ। फ्रांस का प्रादेशिक भूगोल आपने 1903 में प्रकाशित करवाया। पूर्वी फ्रांस का भूगोल 1918 में। मानव भूगोल के सिद्धांत के नाम से पुस्तक। ब्लास ने भूगोल को प्राकृतिक और मानव विज्ञानों में स्थान देने के लिए 6 प्रमुख संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। पहला, भूगोल पार्थिव दृश्यों की एकता को दर्शित करता है, यूनिटी ऑफ टर्सियल फिनोमिना, अर्थात भौतिक कारक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हुए एकाकार हैं। दूसरा, पार्थिव दृश्य विभिन्न प्रकार के परिवर्तनशील संयोगों यानी कॉम्बिनेशंस और परिमार्जन में परिलक्षित होते हैं, जैसा कि विश्व की विभिन्न प्रकार की जलवायु के अध्ययन से दृष्टिगोचर होता है। तीसरा, भूगोल का संबंध पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों से होता है। यह स्थानों का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला, वातावरण की शक्तियों के विभिन्न भेदों और प्रभावों को समझना और उनको मानना आवश्यक है। मानव के लिए वातावरण की शक्ति और उनके जो प्रकार हैं उनको समझना और उनके प्रभावों को भी समझना आवश्यक है। पृथ्वी पर वनस्पति की पेटियों और उनमें निवास करने वाले मानव के अनुकूलन को समझने का उदाहरण भी इन्होंने प्रस्तुत किया। अगला, पार्थिव दृश्यों के वर्गीकरण और उनकी व्याख्या करने में वैज्ञानिक विधि को हमें अपनाना चाहिए। मानव द्वारा अपने वातावरण में किए गए परिवर्तनों और परिमार्जन को भी पहचानना आवश्यक माना है। ब्लास ने प्रोफेसर ब्लास के द्वारा दी गई अवधारणाएं, क्षेत्रीय अवधारणा, द रीजनल कॉन्सेप्ट। ब्लास ने भूगोल को स्थानों का वैज्ञानिक अध्ययन बताया। उन्होंने प्रादेशिक अध्ययन पर बल देते हुए बताया कि इसके अंतर्गत किसी प्रदेश के भौतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा आर्थिक तथ्यों के प्रभाव को स्पष्ट करना आवश्यक है।
ब्लास ने प्रादेशिक अध्ययन को गति देते हुए फ्रांस का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य छोटे छोटे प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन करना है। उन्होंने बताया कि फ्रांस के छोटे छोटे क्षेत्र, जिन्हें पेज कहते हैं, भौगोलिक अध्ययन का आधार होने चाहिए। ब्लास ने कभी भी प्रदेशों को चार दीवारी की भांति सीमांकित नहीं माना तथा किसी प्रदेश को वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं माना। उन्होंने प्रदेशों के समीपवर्ती क्षेत्रों के संक्रमण अथवा परावलंबी क्षेत्र को भी नहीं माना है। एक प्रदेश में पार्थिव घटनाओं एवं कारकों के अंतर निर्भरता की खोज करके उनकी अन्य प्रदेशों की ऐसी घटनाओं और कारकों की समानता और विषमता के आधार पर दूसरों से तुलना की जानी चाहिए। प्रादेशिक अध्ययन में फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों को पेज कहा जाता था, जो औद्योगिकरण से वंचित थे और उनका देहाती स्वरूप मूल रूप से उपस्थित था। ब्लास के शब्दों में प्रत्येक समुदाय विशेष की स्थानीय प्राकृतिक वातावरण से सदियों की समायोजन की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी स्थानीय विशेषता उभरी है, जो दूसरी जगह पर नहीं मिलती। मनुष्य एवं प्रकृति एक दूसरे के सांचे में इस प्रकार समायोजित है जैसे घोंगा और उसका खोल। ब्लास के अनुसार लघु प्रदेश यानी पेज अध्ययन करने और भौगोलिक वर्णनों के लिए एक आदर्श इकाई होते हैं। फ्रांस में लघु प्रदेशों की परंपरा आज भी प्रचलित है। इस प्रकार ब्लास ने क्षेत्रीय अध्ययन को भूगोल का केंद्र बिंदु माना है और क्षेत्रीय भूगोल के विकास में ब्लास का यह एक आधारभूत कार्य रहा। दूसरा है संभववादी विचारक। ब्लास एक संभववादी भूगोलवेता थे। उन्होंने बताया कि मानव स्वयं एक क्रियाशील प्राणी है और अपने वातावरण का उपयोग स्वयं के अनुभव और विकास के स्तर के आधार पर करता है। उन्होंने लिखा कि प्रकृति संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मानव अपनी क्षमता और दक्षता और आवश्यकता से उसका उपयोग कर सकता है। वे लिखते हैं, प्रकृति परामर्श दात्री के अतिरिक्त कुछ नहीं है। नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। ब्लास ने बताया कि प्रकृति और मनुष्य के संबंध अत्यधिक घनिष्ठ हैं, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इस समयावधि में उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया है। प्रकृति स्वयं भी प्रभावित हुई है और मानव को भी प्रभावित किया है। एक और मानव ने प्रकृति के साथ अनुकूलन करना सीखा है, वहीं दूसरी ओर उसने प्रकृति में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किए हैं। इस प्रकार ब्लास ने अंत तक विकसित समन्वयकारी चिंतन की स्पष्ट झलक उनके कार्यों में देखने को मिलती है। तो ये था फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में सबसे पहले व्यक्ति वाइडल डी ला ब्लास और उनका मानव भूगोल के विकास में योगदान। प्रोफेसर जीन ब्रुन्स दूसरे व्यक्ति हैं। प्रोफेसर जीन ब्रुन्स। जीन ब्रुन्स ब्लास के ही शिष्य थे, जिन्होंने मानव भूगोल को अधिक सुदृढ़ धरातल पर खड़ा करने का कार्य किया। उनकी विशेष रुचि मानव भूगोल और बस्ती भूगोल में थी, द सेटलमेंट ज्योग्राफी। 1912 में इनकी नियुक्ति कॉलेज डी फ्रांस में मानव भूगोल के लिए शोध पीठ के प्रोफेसर के पद पर हुई। इनकी रचनाएं मूल रूप से पहला मानव भूगोल, जो 1910 में उन्होंने 3 खंडों में प्रकाशित करवाया। फिर है हिस्टोरिका ला ज्योग्राफिया डीला 1911 में महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसका नाम अंग्रेजी में ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन्स है, जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई। उसका संशोधन उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्री मैडम रेमंड डिलामेयर ने किया। इस पुस्तक के प्रथम खंड में मानव द्वारा पृथ्वी के विभिन्न रूपों और उनके प्रयोगों का विवेचन किया गया। भवन निर्माण, प्रकार, गांवों, नगरों की स्थिति और उन आकृतियों का भी वर्णन है। दूसरे खंड में मानव और वनस्पति जगत के मध्य और जंतु जगत पर उनकी जो विजय है उसकी कहानी है उसमें। तीसरे खंड में मानव द्वारा किए गए खनन कार्यों को लुटेरी अर्थव्यवस्था का नाम देकर उसको वर्णित किया गया। ब्रूस ने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 प्रकार और उसके बाद वापस उन्हें 6 प्रकारों में वर्णित किया, जिनका विवरण हम पिछले
अध्याय में पढ़ चुके हैं। प्रथम वर्ग के आवश्यक तत्व, उसमें उन्होंने मिट्टी के अनुत्पादक प्रयोग लिए, उसमें मकान सड़कों को सम्मिलित किया। दूसरे में आवश्यक तत्वों में वनस्पति और जंतु जगत को लिया। और तीसरे वर्ग में मिट्टी के विनाशकारी उपयोग में उन्होंने पौधों और पशुओं के विनाश और उनके खनिजों के शोषण के बारे में बात की। प्रोफेसर ब्रुन्स के द्वारा जो भूगोल के अध्ययन के 2 सिद्धांत हैं जिन पर सर्वाधिक रूप से जोर दिया गया, उनके बारे में है। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। उन्होंने इसे इस रूप में व्यक्त किया कि हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सभी परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक वस्तु या तो वृद्धि कर रही है या घट रही है, वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक और मानवीय तथ्य सतत परिवर्तनशील है और अतः इसी दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरा, अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। ब्रुन्स महोदय ने बताया कि भूगोल के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन पृथक रूप से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी वास्तव में एक दूसरे के से अलग अलग न होकर एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित है। जीन ब्रुन्स संभववाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने बताया कि मानव वातावरण का दास नहीं है। मानव वातावरणीय कार्यों को कुछ सीमाओं में जरूर बांधता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मानवीय क्रियाएं वातावरणीय नियमों से आबद्ध हो जाती है। मानव क्रियाशील प्राणी है और वह पूर्णतः आक्रमण्य तभी होता है जब प्रकृति उसे निष्प्राण कर देती है। फ्रांस के भूगोलवेताओं ने अपने प्रमुख कार्यों में मानव भूगोल के क्षेत्र का वर्णन किया। साथ ही उन्होंने भौतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, औपनिवेशिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और नगरीय भूगोल को विकसित करने में सराहनीय योगदान दिया। धन्यवाद।